हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स इनऑर्गेनिक मेड इजी। ये एक ऐसा कोर्स है, जैसे कि नाम बताता है, जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। पहले ये कैसे आसान बनाता है? ऑब्वियसली यहाँ पे हम कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपकी लर्निंग को बहुत आसान बनाएगा। साथ ही में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो कि आपको मगअप ना करने पड़े, आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और आप अपने एग्जामिनेशन में ज़्यादा स्कोर कर सकें, ऐसी चीज़ों को हमने इस कोर्स में डाला है। तो ये कंप्लीट लर्निंग तो नहीं होती है किसी भी टॉपिक के लिए, मगर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें याद करना है वो इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स दे सकें, ऐसे कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पे आपके लिए इस कोर्स में डाला है। तो यहाँ आज इस कोर्स में जो लेक्चर है वो है ट्रिक्स टू मास्टर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। तो आज हम हेलोजेंस के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, उनके नाम, उनके फॉर्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आनी चाहिए। और इन ऑक्सो एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन में, चाहे वो जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, एम्स हो, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन की प्रॉपर्टीज में से आते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? उनमें बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, उनको अंडरस्टैंड करके याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही में मैं उन ट्रेंड्स को याद करने का आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाली हूँ जो कि आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, सो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि आपको स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। I am Dr. Ritu Johar, your educator from the channel H2O, the A to Z of Chemistry, and I hope कि आप ये लेक्चर आज का मेरे साथ enjoy करेंगे। Before I begin, एक और चीज आपको बता देती हूँ कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का भी लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस लेक्चर को अपलोड करने से पहले। और जनरली स्टूडेंट्स को ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के नाम, फॉर्मूलाज याद रखने, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, और सिमिलरली सल्फर के लिए याद रखने बहुत मुश्किल लगते हैं। तो वो भी आप बहुत आसान ट्रिक्स के साथ हमारे साथ सीख सकते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारी प्लेलिस्ट में से आप इन इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स को सीख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो कि हमने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके लिए आपके लिए बनाया है। सो प्लीज एंजॉय योर लर्निंग विद अस। सो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये अंडरस्टैंड करना कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस और सल्फर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर आपने उनमें से कोई लेक्चर पहले देखा हुआ है तो वेल ये वाला लेक्चर आप अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट आगे कर सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल लर्निंग है कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं वो सब कुछ इन तीनों लेक्चर्स में सेम है। ठीक है, तो चाहे आप इसको अभी दोबारा से देख के अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, या आप उसको अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट आगे कर सकते हैं, जहां से हमने इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की नेमिंग को शुरू करना है। ठीक है, तो ऑलराइट, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लेक्चर्स को हम प्रॉपरली शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। और ऑक्सी कहाँ से वर्ड आया? ऑक्सी वर्ड आया ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं और ऑक्सो एसिड्स भी कहते हैं। इसका मतलब है इन ऑक्सो एसिड्स में हमेशा आपको एक ऑक्सीजन का एटम जरूर दिखाई देगा, और क्योंकि हैलोजन है तो हैलोजन का एटम भी जरूर दिखाई देगा, पर उसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन भी जरूर दिखाई देगा। सो वी कैन define these compounds which contain hydrogen, oxygen and at least one element। ठीक है, तो हम ऑक्सो एसिड्स को इन जनरल स्टडी कर रहे हैं, तो ये हैलोजन ना हो के कोई भी और एलिमेंट भी हो सकता है। तो एक एलिमेंट और उसके साथ अटैच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरीके से कि एटलीस्ट उस कंपाउंड के अंदर एक OH ग्रुप जरूर प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब जो सिंपलेस्ट ऑक्सो एसिड होगा वो होगा ZOH, राइट? Z कोई भी एक एलिमेंट है जिसके बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे, और उस Z को लगा हुआ एक OH ग्रुप अगर है तो हम उसको बोल सकते हैं ऑक्सो एसिड।
ये OH ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन ऑक्सो एसिड्स के लिए? वेल, ये है एसिड्स। अगर हम इसका सोल्यूशन फॉर्म लेंगे तो ये अगर डिसोसिएट करके प्रोड्यूस करेंगे H आयन, राइट, तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सब जानते हो कि H पॉजिटिव आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एसिडिक कैरेक्टर के लिए। और ये जो H पॉजिटिव आया वो कहाँ से आया? वो आया इस OH ग्रुप के डिसोसिएट होने से, राइट। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि ZOH डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस ZO नेगेटिव, जो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनायन होगा, और साथ में H पॉजिटिव जो कि देगा इस एसिड को एक एसिडिक कैरेक्टर। तो हमेशा याद रखना, कोई भी ऑक्सो एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो OH ग्रुप में लगे हुए हाइड्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है HXZYOZ। इसका मतलब ये है कि H एलिमेंट, Z एलिमेंट और O एलिमेंट होने एसेंशियल है, और तीनों का जो एटम्स का नंबर है वो डिफरेंट है। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, दैट इज ओके। ऐसा नहीं है कि सेम नहीं हो सकता, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सो एसिड। अब इसमें ये जो Z एलिमेंट है, ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं? तो जनरली हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि इन ऑक्सो एसिड्स को फॉर्म करते हैं वो है P ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। मगर ये P ब्लॉक एलिमेंट्स ही सिर्फ ऑक्सो एसिड्स नहीं फॉर्म करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं D ब्लॉक में से आपको बताऊं तो मैंगनीज, क्रोमियम, ये भी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सिर्फ उन कॉमन ऑक्सो एसिड्स के एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं जो कि आपको अपने कोर्स में स्टडी करते हैं। फाइन, तो हमारे पास है बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये कॉमन ऑक्सो एसिड्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, और साथ ही में आप देख सकते हो इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत सारी नेमिंग फॉर्मूलाज को डिराइव करना, उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखते हैं, राइट, इसलिए ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है किसी एलिमेंट की? दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। 13 में से अगर आप 10 को माइनस करोगे D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए तो आपके पास बोरॉन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट इज 3, और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी 3। सिमिलरली कार्बन ग्रुप 14 -10, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4, सिलिकॉन की भी 4। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी 5। ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6, और हेलोजेंस के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑलराइट, अब हमें नेम करना है ऑक्सो एसिड्स के लिए। इसके लिए आपको ये याद रखना है क्योंकि जो ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो हम इनके लिए 2 सफिक्सेस यूज करते हैं, और 2 से ज्यादा अगर इनके ऑक्सो एसिड्स होंगे तो उनके लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं कि वो 2 सफिक्सेस क्या हैं। वेल, हमारे पास वो जो 2 सफिक्सेस हैं वो है एक इक और एक है अस, और ये 2 सफिक्सेस फॉर्म करते हैं पेरेंट एसिड्स। तो पेरेंट एसिड्स हमारे पास किसी भी ऑक्सो एसिड्स के लिए 2 होंगे, एक पेरेंट एक एसिड और एक पेरेंट अस एसिड। पेरेंट एक एसिड को हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड HNO3 और नाइट्रस एसिड HNO2 इज द अस एसिड। अगर इसके अलावा और कोई ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है एलिमेंट इन द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो आपको बताऊंगी अभी, राइट। तो हमारे पास 2 तरह के पेरेंट एसिड्स हैं, एक है इक एसिड, एक है अस एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड इज HNO2।
अब इनके अंदर अगर आपको मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, तो अगर अब हम नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें, तो वेल आई होप आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना आता है कि हमारे पास अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, 3 इंटू -2, हाइड्रोजन की क्या है +1 प्लस एक्स नाइट्रोजन की +3 इंटू -2, और क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे टोटल जो होगा इनका दैट विल बी 0। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5 और उधर HNO2 में ये आएगी +3, राइट। तो नाइट्रिक एसिड की में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि जो एक एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अस एसिड से ज्यादा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि किसी भी ऑक्सो एसिड में एक एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो अस एसिड से ज्यादा होगी। और अगर मजे की बात आपको ये बताऊं, आपको एलिमेंट्स के नाम अगर उनके लैटिन नेम्स याद हैं तो आपको याद होगा कि आयरन में हमारे पास फेरिक है और फेरस है। तो फेरिक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और फेरस की +2। ये आप छोटे होते से सीखते आ रहे हो। तो इक की ऑक्सीडेशन स्टेट अस से हमेशा ज्यादा होती है। अगर आप टिन में देखोगे तो स्टैनिक और स्टैनस +4 +2। इसी तरीके से अगर आप लेड में प्लम्बिक प्लम्बस देखोगे, मर्करी में मर्क्यूरिक मर्क्यूरस देखोगे तो इक वाले की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट अस से ज्यादा होगी। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो इक एसिड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अस एसिड से ज्यादा होगी, राइट। अब हमें जब ऑक्सो एसिड्स को नाम लिखने हैं तो आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, सिर्फ एक चीज, वो है पेरेंट एसिड फॉर्मूला, और वो भी सिर्फ एक एसिड का फॉर्मूला। अगर आपको पेरेंट एक एसिड का फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी ऑक्सो एसिड फॉर दैट एलिमेंट के सारों को सबको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, राइट। वेल, तो उस पेरेंट एक एसिड में हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि जो पेरेंट एक एसिड होता है उसमें जो Z एलिमेंट होता है वो हमेशा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हमने नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड देखा था, तो पेरेंट एक एसिड नाइट्रिक एसिड था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या निकली थी +5। +5 नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा जो पेरेंट एक एसिड होगा आप चेक कर सकते हो कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखनी है और वो इस लेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्सेप्शन है हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस में जो एक एसिड होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है, +7 नहीं होती। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है मगर एक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, ये प्लीज आप याद रखेंगे। तो कुछ एलिमेंट्स पी ब्लॉक के मैं आपको पेरेंट एक एसिड्स दिखाने वाली हूँ, उनके फॉर्मूलास दिखाने वाली हूँ और साथ में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाने वाली हूँ कि वाकई में वो इन पेरेंट एक एसिड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्ट हेलोजेंस में जहां पे एक एसिड की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, राइट। तो सबसे पहले सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5। इसका जो एक एसिड है वो है H3BO4, इसका H2CO3 और HNO3, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट +4, फिर +5 +6 +7 होती है मगर एक एसिड में क्या होगी +5 ही होगी, ठीक है। ऑलराइट, अब इनके नाम देख लेते हैं, फॉर्मूलास देख लेते हैं। तो सिलिकॉन का एक एसिड को हम बोलेंगे सिलिसिक एसिड, उसका फॉर्मूला है H4SiO4। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और क्लोरीन के लिए क्लोरिक एसिड HClO3। सिमिलरली इस तरीके से आप नीचे भी इन सीरीज में, इन फैमिलीज में
एक एसिड्स के नाम अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आज हेलोजेंस को स्टडी करना है तो ब्रोमीन का एक एसिड होगा ब्रोमिक एसिड और आयोडीन का आयोडिक एसिड। ब्रोमीन का ब्रोमिक एसिड का HbRO3 और आयोडिक एसिड HiO3। ठीक है, अब ये आपको याद रखने हैं। अगेन क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड इजी है तो मैं आपको इसके लिए भी एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप इनको भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप बताओ मुझे इन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको छोटे होते से आता है। वेल वो है नाइट्रिक एसिड। डेफिनेटली ये आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में एग्जाम्पल भी नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड का ही लिया था। राइट, तो नाइट्रिक एसिड आप सब जानते हो कि HNO3 है। उससे पहले नाइट्रोजन से पहले आता है कार्बन। तो HNO3 में नाइट्रोजन की जगह पे हम अगर कार्बन लगा दें और इसमें एक हाइड्रोजन के एटम का नंबर बढ़ा दें तो वो बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और अगर कार्बन की जगह पे मैं बोरॉन लगा दूं और बोरॉन की जगह पे अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर साथ में 2 की जगह पे एक और बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा H3BO3। दैट मीन्स इट विल बी बोरिक एसिड। ठीक है, तो HNO3 एक हाइड्रोजन बढ़ाया H2CO3, एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो H3BO3। आपके पास ये तीनों पेरेंट एक एसिड याद हो गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं इस सीरीज में से तो आप H2SO4 को छोटे होते से जानते हो। ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये पेरेंट एक एसिड है। राइट, अब H2SO4 में सल्फर की जगह पे फॉस्फोरस कर दो, एक हाइड्रोजन का एटम बना दो तो H3PO4, एक हाइड्रोजन का एटम और बनाओगे तो सिलिकॉन का एक एसिड बन जाएगा H4SiO4। अगर अब हम सल्फर से क्लोरीन जाते हैं इसी ट्रेंड पे जाते तो एक हाइड्रोजन का एटम आपको कम करना है। एक हाइड्रोजन का एटम कम करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा HClO4, मगर वहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी +7, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं सही है। एक ऑक्सीजन के एटम को कम कर दो तो HClO3 पेरेंट एक एसिड बनेगा, दैट विल बी क्लोरिक एसिड। और फिर ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, इन सबके फॉर्मूला सेम रहेंगे। आसान है पेरेंट एक एसिड्स को याद करना, मुश्किल तो नहीं लगा? वेरी गुड। तो अब हमें नाम लिखने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस के। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, पेरेंट एक एसिड से, क्योंकि इसी को तो हमने याद किया है कि हमें अगर पेरेंट एक एसिड मालूम हो तो हम बाकी सारे ऑक्सो एसिड्स के नाम और उनके फॉर्मूलाज को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो पेरेंट एक एसिड में से याद रखना, आपको फॉर्मूला उसका मालूम होगा। उसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन का एटम कम कर दो तो आपके पास बन जाएगा पेरेंट अस एसिड। जैसे कि आपने नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में देखा, HNO3 में से अगर मैं एक ऑक्सीजन को कम कर दूंगी तो बन जाएगा नाइट्रस एसिड HNO2। है ना आसान? उसके बाद इस पेरेंट अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन का एटम कम कर दें तो हमारे पास बन जाएगा हाइपो अस एसिड। हाइपो वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं जहां पे कोई चीज कम हो। ठीक है, अब हमारे पास पहले एक अस एसिड है, उसमें से हमने एक ऑक्सीजन एटम को कम कर दिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया हाइपो अस एसिड। ठीक है, और उधर हमारे पास है पेरेंट एक एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम बढ़ा देते हैं और बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा पर एक एसिड। और इस तरीके से आपके पास 4 ऑक्सो एसिड्स आ जाएंगे हेलोजेंस के। तो हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स के नाम क्या होंगे, जनरल नाम लिखते हैं पहले। हमारे पास पेरेंट एक एसिड ये हो जाएगा HXO3, जैसे कि अभी आपने देखा HClO3, HbRO3, HiO3। तो ये क्या होगा, हमारा पेरेंट एक एसिड, इसे हम बोलेंगे हैलिक एसिड। हेलोजन क्या, हैल, और पीछे हमने लगा दिया एक क्योंकि ये है पेरेंट एक एसिड। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक ऑक्सीजन का एटम अगर कम कर दोगे तो ऑक्सीजन के एटम 2 रह जाएंगे, ये बन जाएगा HXO2। उसे हम क्या बोलेंगे, हैलस एसिड। इक का बन जाएगा अस क्योंकि ऑक्सीजन का एटम कर दिया हमने एक कम। उसके बाद एक ऑक्सीजन का एटम और कम करेंगे तो HXO बन जाएगा, उसे क्या हम बोलेंगे, हाइपोहैलस एसिड, HXO। और इधर हमने एक ऑक्सीजन का एटम बढ़ाना है तो वो क्या बन जाएगा, HXO4, तो वो बनेगा पर एक एसिड, दैट मीन्स पर हैलिक एसिड। राइट, तो HXO हाइपोहैलस एसिड,
इसमें से एक ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा दिया हैलस एसिड, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया हैलिक एसिड, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो पर हैलिक एसिड। अब इसके अंदर आप साथ में एक एक और नाम लिखा देख रहे हो। वेल यहाँ पे ये 5, 3, 1 और 7 लिखे हैं, तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं हेलोजन एटम्स के, राइट। तो यहाँ पे X का हेलोजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने बात की कि यहाँ पे हेलोजन्स का एक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन का एटम जब हम कम करते हैं तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2, तो 5 में से 2 को कम कर दो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी 3, तो ये है 3 हैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन का एटम और कम किया तो 3 में से 2 और को कम कर दोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी हेलोजन की, यहाँ पे +1, तो ये बन जाएगा हैलिक 1 एसिड, ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ाया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर भी 2 से बढ़ा दो तो 5 का बन जाएगा 7, तो ये बन जाएगा हैलिक 7 एसिड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो इसी को हम यूज करते हैं और क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को नेम करने के लिए। क्लोरीन के इसलिए क्योंकि ये चारों ऑक्सो एसिड्स हम सिर्फ क्लोरीन में देखते हैं, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिसिंग दिखाई देगा। वो कुछ ना कुछ क्या है मैं आपको अभी एक कंप्लीट लिस्ट दूंगी, बट जस्ट रिमेंबर कि ये चारों ऑक्सो एसिड्स हम सिर्फ क्लोरीन के लिए ही देखते हैं, बाकियों में नहीं देखते। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोरिक एसिड HClO3, जो कि है पेरेंट एक एसिड जिसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब क्लोरिक एसिड में से क्या करना है, एक ऑक्सीजन एटम को कम करोगे तो इक का बन जाएगा पेरेंट अस एसिड, नाम क्या बन जाएगा, क्लोरस एसिड HClO2, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया तो हाइपो हो जाएगा, तो वो बन जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड HClO, ओके। अब अगेन क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पर इक एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा HClO4। तो 4 ऑक्सो एसिड्स हैं क्लोरीन के, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे फॉर्मूला को देख सकते हो कि इस तरीके से भी लिखा हुआ है HOClO2 HOClO, तो ये ऐसे करके हमने क्यों लिखा है, वेल वो ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया कि ऑक्सो एसिड्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि उसमें एक Z एलिमेंट हमेशा एक OH ग्रुप को अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला में हमारे पास HClO3 था, इस HClO3 में क्लोरीन के साथ एक AOH ग्रुप लगा हुआ होना जरूर चाहिए, तो बाकी के बचे 2 ऑक्सीजन के एटम्स उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला बन गया, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरिक एसिड, और इस तरीके से लिखने से आप स्ट्रक्चर्स को भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। अभी स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि हमने ये OH को अलग अलग बाहर निकाल के क्यों लिखा है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको सारे ऑक्सो एसिड्स की कंप्लीट लिस्ट देती हूँ, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि याद रखनी है वो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, और वो ये है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड HFO, सिर्फ एक ही फॉर्म करेगा। वो एक इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए इसके और ऑक्सो एसिड्स नहीं बनेंगे, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो यूज कर लेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, और वहीं पे एक ही ऑक्सो एसिड बनेगा। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है कि ये है हाइपोफ्लोरस एसिड। बाकी के सारे हाइपो एसिड्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगी +1, बट फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फ्लोरीन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, कभी ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओनली halogen which will be forming only one oxo acid, that is going to be fluorine, हाइपोफ्लोरस एसिड फॉर्म करता है, और उसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब हमने नाम सीखे ऑक्सो एसिड्स के,
अब सीखते हैं नाम इन ऑक्सो एसिड्स के एनायंस के, क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑक्सो एसिड का जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ZOH। अगर हमने इसका एनायन बनाना है तो उसमें से हम एक प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे और वो बन जाएगा ZO नेगेटिव, इस ऑक्सो एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन, राइट। अब जब हम इन एनायंस को नेम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंटली एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि जो हमारे पास दो तरह के एसिड्स हैं, एक है इक एसिड्स और दूसरे हैं हमारे पास अस एसिड्स, ठीक है। जो भी एक एसिड होगा उसका जब भी आप एनायन बनाओ तो उसकी जगह पे साथ में लिख दो 8, इक हटा दो और 8 लिख दो। और अगर अस एसिड है तो अस को हटा के उसके पीछे आइट लिख दो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ये वैलिड है हर एक चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है H2SO4, राइट। इसमें से हम इसके हाइड्रोजन एटम्स को निकाल देंगे तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन क्या बनेगा, सल्फेट आयन, राइट। तो ये क्या था, ये था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपने जब कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन बनाया तो वो क्या बना, सल्फेट आयन। तो हमने इक की जगह पे क्या लगा दिया, 8, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन और बाकी के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास सबसे पहला है क्लोरिक एसिड HClO3। इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो बन जाएगा ClO3 नेगेटिव। तो इक एसिड है तो इक की जगह पे क्या लगा दोगे, 8, तो ये बन जाएगा क्लोरेट आयन। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक ऑक्सीजन एटम इसमें से कम किया तो HClO2 क्लोरस एसिड। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो ClO2 नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, अस्का आइट, क्लोराइट आयन। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड HClO। तो HClO ये क्या है, अस एसिड ही है, तो अस की जगह पे क्या लगाना है, आइट, तो ये बन जाएगा हाइपोक्लोराइड आयन ClO नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परक्लोरिक एसिड HClO4। तो HClO4 का एक हाइड्रोजन निकला तो ClO4 नेगेटिव और इक का बन जाएगा 8, परक्लोरेट आयन, है ना। इनको याद करना बहुत आसान। चलो ये भी सीख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस जो कि हमारे मिलते हैं, चाहे वो फ्री स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में मिले, बट ये सारे एसिड्स के नाम हैं, राइट। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को हाइपोहेलस एसिड बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, हमारे पास हाइपोफ्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड, आयोडस एसिड है। मगर प्लीज याद रखना कि फ्लोरीन में हाइपोफ्लोरस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, बाकी सबके हाइपोएलस एसिड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फ्लोरीन का आपको कोई भी और ऑक्सो एसिड नहीं दिखेगा। क्लोरीन के आपको सारे ऑक्सो एसिड दिखेंगे। ब्रोमीन में भी सारे दिखेंगे एक्सेप्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स हैलस एसिड, ब्रोमस एसिड, आयोडस एसिड नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमें ड्रॉ करने हैं इनके स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि हैलोजेंस की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है +7, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि जो इक एसिड होते हैं उनकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट अस एसिड से ज्यादा होती है, ठीक है। उससे अगली चीज, जो एक एसिड होगा हैलोजेंस की केस में वो हमेशा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा, ठीक है। अब उससे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रक्चर में है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, तो हर हैलोजन के ऑक्सो एसिड में एक XOH लिंकेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस में आप देखोगे कि जो हैलोजन का एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगी। इनफैक्ट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है, हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे,
तो क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर में आप देखोगे कि ये सारे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में आपको सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही दिखेगी। जहां पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आ जाते हैं वहां पे जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप याद रख सकते हो। अब एक XOH लिंक के अलावा आपको इन ऑक्सो एसिड्स में सब में नहीं मगर जहां पे भी दिखाई देगा कि आपको अगर एक X डबल बॉन्ड O लिंकेज दिखाई देगा, वेल वहां पे हमेशा याद रखना कि जो हेलोजन एटम होगा उसका d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन एटम का p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो इट विल बी अ d pi p pi linkage wherever the double bond is going to be present. सो अब हम ड्रॉ करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक क्या है कि आपको ये याद रखना है कि हर ऑक्सो यूनिट में असेंशियल क्या जरूरी है कि ये तो होना ही होना है, और वो होना ही होना क्या है कि हर ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन में ये XOH लिंकेज होना जरूरी है। इसका मतलब है कि फॉर्मूला के अंदर आपको एक हाइड्रोजन का एटम, एक हेलोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम तो होना जरूरी है ही है। तो आप क्या करो, जो भी उसका फॉर्मूला होगा, आपको किसी भी फॉर्मूला दिया है उसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो उस फॉर्मूला में से इस HXO को माइनस कर दो। ठीक है, एक माइनस कर दो, उसके बाद जो भी बचेगा ऑक्सीजन के एटम्स ही बचेंगे। उन ऑक्सीजन के एटम्स को आपने डबल बॉन्ड के साथ हेलोजन के साथ लिंक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास HClO3 है, इसमें से HClO को माइनस करोगे तो आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स बचेंगे। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप एक क्लोरीन ड्रॉ करोगे, उसके साथ आपको एक OH का बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। जो 2 ऑक्सीजन के एटम बचेंगे उसको डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ जोड़ दो और ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा HClO3 का। सारे के सारे जल्दी से स्ट्रक्चर्स देखें। ऑलराइट, सो सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड HClO, तो HClO में से HClO को ही माइनस करना है तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको क्लोरीन का एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है OH ग्रुप के साथ, वो आप इस तरीके से बना सकते हो। राइट, तो क्लोरीन अटैच्ड है एक OH ग्रुप के साथ। वेल अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो ये देख सकते हो कि फॉर्मूला में हमें ऐसा लगता है कि जो क्लोरीन है वो एक सेंट्रल एटम है, मगर जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो क्लोरीन लगाया, उसके साथ ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाया क्योंकि ये OH ग्रुप था, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन बन जाता है, ना कि क्लोरीन। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट हमारे पास आया क्लोरस एसिड HClO2। अगेन इसमें से HClO को माइनस करोगे तो एक ऑक्सीजन, तो एक क्लोरीन के साथ OH लगा दो और दूसरी साइड पे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दो, आपके पास इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरिक एसिड HClO3, तो अगेन HClO माइनस करोगे तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन के एक साइड पे OH लगा दो और बाकी के दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन के साथ जोड़ दो। इतना सिंपल है। उसके बाद HClO4 परक्लोरिक एसिड, इसमें HClO4 में से HClO को माइनस किया तो 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड्स के साथ जोड़ देंगे हम क्लोरीन को OH ग्रुप के साथ। ठीक है, सो आई होप ये स्ट्रक्चर्स बहुत आसान है, आप लोगों को याद करने कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, हमेशा ऑक्सो एसिड में जो OH ग्रुप में होगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं वो कैसे, उनकी बेसिसिटी क्या है, उनकी बेसिसिटी 1 है। दे आर मोनोबेसिक क्योंकि H आयन निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे आसान भी है ये बताना क्योंकि एक ही हाइड्रोजन का एटम है और वो ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक्ड है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है जहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन्स भी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बेसिसिटी के लिए। तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने वो नहीं लेक्चर देखा तो प्लीज डू वॉच दैट फॉर योर इजी लर्निंग।
सो नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं एनायंस के भी। एनायंस के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ उस H को निकाल के O पे नेगेटिव चार्ज लगाना है, बट यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स उस तरीके से बनाए हैं कि आप इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देख सको, सो दैट कि वो कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले HClO में से H पॉजिटिव निकाला तो ClO नेगेटिव। ClO नेगेटिव इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा क्लोरीन का। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी के तीनों एग्जिस्ट करेंगे एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 हो गए, स्टीरिक नंबर 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मगर यहाँ पे आपको एक ही बॉन्ड दिखाई देगा, तो ये क्या है, सिर्फ एक लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, HClO2 में से H पॉजिटिव निकाला, ClO2 नेगेटिव। ClO2 नेगेटिव को बनाने के लिए आपने एक Cl और O नेगेटिव के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाया, उसके बाद एक ऑक्सीजन बच गया था, बिल्कुल वैसे ही डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब ये 3 बॉन्ड क्लोरीन ने बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 लोन पेयर्स बना देंगे। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और साथ ही में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, मगर मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी, एक बेंड शेप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं HClO3, उसमें से एक हाइड्रोजन आयन को निकाला तो HClO3 नेगेटिव बना, सॉरी ClO3 नेगेटिव बना, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, क्लोरेट आयन। ठीक है, तो क्लोरेट आयन को बनाने के लिए पहले अगेन ClO नेगेटिव एक बॉन्ड बनाया, उसके बाद 2 ऑक्सीजन बच गए, दोनों को डबल बॉन्ड के साथ हमने जोड़ दिया, और जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं प्लीज वो रिमेंबर कि वो जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स थे MTD ऑर्बिटल्स में एक्साइट होकर गए थे, वही हैं जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगी, ज्योमेट्री हमेशा फिर भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, मगर अब शेप कैसी बन जाएगी, एक लोन पेयर के साथ पिरामिडल स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे कि अमोनिया में होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, HClO4 में से H पॉजिटिव निकाला, ClO4 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पर क्लोरेट आयन। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचेंगे जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अगेन सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर 4 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 ही रहेगी। 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो शेप होगी दैट विल आल्सो बी अ टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये सारा कंसेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। और जो हाइब्रिडाइजेशन है हमने देख ली कि हर एक में क्लोरीन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे प्लीज प्लीज जरूर याद रखना कि वो d पाई p पाई बॉन्ड्स हो। सो अब हम चलते हैं आज के इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। क्योंकि आप देखोगे एग्जामिनेशन में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो जेई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स सबके पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। और इस टॉपिक में से भी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन सब प्रॉपर्टीज में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो मिलेंगे उसके एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड्स हैं तो इनकी एसिड्स की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको अब अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इनफैक्ट पूरी डिस्कशन बहुत डिटेल में करूंगी सो दैट कि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से स्कोर करना है। राइट, तो हम यहाँ पे 2 तरह के कंपैरिजन करेंगे। पहला कंपैरिजन उन ऑक्सो एसिड्स का करेंगे जहां पे हेलोजन का एटम सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेलोजन का एटम क्लोरीन है तो हमारे पास 4 तरह के ऑक्सो एसिड्स बने, दैट इज HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। तो हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं, आयोडीन के ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं, जहां पे हेलोजन का एटम सेम है, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स का फर्क होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होगा। नेक्स्ट हम दूसरा कंपैरिजन करेंगे एसिड्स जहां पे हेलोजन का एटम डिफरेंट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको HClO, HBRO, HIO का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एसिड स्ट्रेंथ, जहां पे हमारे पास वो ऑक्सो एसिड्स हैं जहां पे हेलोजन का एटम सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल HClO4 3 2 एंड 1। अगर आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है या इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना हो तो आप वो कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक दे देती हूँ जो आपको याद रखनी है, जिससे आप जल्दी से आंसर लिख सकोगे, और वो ये है कि आप इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, वेल वो वाला एसिड होगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। इसका मतलब है कि HClO4 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है वो बनेगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और धीरे धीरे कम करते हुए HClO में जाओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होगा सबसे वीकेस्ट एसिड, ठीक है। तो जितनी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, याद हो गया। अब इसका आंसर क्या है, ऐसा क्यों है, ये भी आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है। स्पेसिफिकली जेईई एडवांस में तो एसेंशियली ये पूछा भी जाता है कि ऐसा क्यों है, ऑलराइट। तो अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी एसिड होता है अगर उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो तो वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी पीके वैल्यूज को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इन एसिड्स की पीके वैल्यू को देखते हैं तो हम चेक फाइंड करते हैं कि HClO4 में जो पीके वैल्यू है वो है -10, बढ़ती जा रही है HClO में 7.5। आपको ये वैल्यूज को याद नहीं रखना है, मगर इतना आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि पीके वैल्यू जितनी कम होती है उतना जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं कि HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसका रीजन ये है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन को निकालने के बाद जो एनायन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मीनिंग अगर हमारे पास HClON है, राइट, और ये एक हमारे पास ऑक्सो एसिड है, हमने इसका सोल्यूशन लिया, ये डिसोसिएट हुआ तो H पॉजिटिव निकल के वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा और हमारे पास बनेगा ClON नेगेटिव। तो HClON ऑक्सो एसिड है जहां पे N का नंबर 1 से लेके 4 तक हो सकता है, और ClON नेगेटिव में अगेन N का नंबर 1 से लेके 4, कॉरस्पॉन्डिंग एनायन बनेगा जो कि है कॉन्जुगेट बेस। जितना ये बेस ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों होता है कि बेस अगर स्टेबल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग आयन एसिड स्टेबल होगा? उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, राइट। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक मैरिड कपल है, उस मैरिड कपल में से फॉर एग्जाम्पल प्लीज इसको एक एग्जाम्पल की तरह ही लेना, फीमेल लिबरेशन फ्रंट मेरे अगेंस्ट खड़े नहीं होना। एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रही हूँ कि एक मैरिड कपल है, उस मैरिड कपल में से एक लड़के की प्रमोशन हो जाती है और वो जो लड़का है उसको बाहर अब्रॉड जाना है, ठीक है। उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो या तो प्रमोशन को यस करेगा या तो वो नो करेगा। यस कब करेगा? यस तब करेगा जब उसकी वाइफ पीछे से ये कहेगी डू नॉट वरी, आप अपनी प्रमोशन पे जाओ, आप वहां पे जाके सेटल हो और फिर मुझे भी बुला लेना, ठीक है। वो खुशी खुशी से चला जाएगा। बट अगर उसकी वाइफ रो रही हो, दुखी हो रही हो कि भैया तुम चले जाओगे तो मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे रहूंगी, तो उस हस्बैंड के लिए बीवी को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। एग्री करते हो? बिल्कुल ऐसे ही आप ये समझो कि ये जो H पॉजिटिव और ClO नेगेटिव ने ये ऑक्सो एसिड फॉर्म किया, ये वो मैरिड कपल है। अब इसमें से इस हस्बैंड H पॉजिटिव को जाना है, वो तभी जा पाएगा अगर ये जो ClO नेगेटिव वाली फीमेल है वो पीछे से खुशी से आराम से रह सकती है। वो जितनी ज्यादा स्टेबल माइंड के साथ रह सकती है, इसको इतनी ही आसानी से अब्रॉड जाना होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये ClON नेगेटिव स्टेबल है तो H पॉजिटिव को एसिड को छोड़ के जाना आसान है, इसलिए वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। आई होप आपको अब हमेशा ये याद रहेगा। अब जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना अनस्टेबल है। अगर उस नेगेटिव चार्ज को
उस एनायन पे ज्यादा आसानी से स्प्रेड किया जा सके, तो वो क्या होगा, वो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो सकता है तो वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है वो हम कैसे ज्यादा डिस्पर्स कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर ज्यादा होगा। क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे OCl नेगेटिव है तो आपके सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे ClO2 नेगेटिव पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास हमने स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया था कि Cl और O के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरी साइड पे एक क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मगर यहाँ पे उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड और एक तरफ Cl डबल बॉन्ड इस साइड पे नेगेटिव, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये ClO का बॉन्ड लेंथ दोनों तरफ सेम आती है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। और जो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो दोनों बॉन्ड्स पे इस तरीके से डीलोकलाइज होता है। इसका मतलब है कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन पे एटम पे नहीं, दो ऑक्सीजन पे एटम्स पे बट गया। अगर वो बट गया तो वो नेगेटिव चार्ज कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे वो 3 ऑक्सीजन के बीच में बट गया और यहाँ पे वो 4 ऑक्सीजन के बीच में बट गया, तो नेगेटिव चार्ज का एक ऑक्सीजन पे इफेक्ट कम हो गया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, एनायन स्टेबल है, तो हमने क्या स्टडी किया अभी कि हस्बैंड आसानी से जा सकता है, राइट। तो वो जो एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब है कि ClO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड दैट विल बी HClO4, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हमें कंपेयर करने हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, जहां पे हेलोजन के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे मगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, जैसे कि HClO, HBrO, HIO। तो यहाँ पे हेलोजन्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, और हेलोजन्स में क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो एटॉमिक साइज डिफरेंट होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। और क्या डिफरेंट होता है, वेल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, राइट। तो क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन जब जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जब भी आप एक ग्रुप में देख रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे वैसे इन ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। या आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले ये अगर समझोगे तो ये याद रखना आपको आसान रहेगा। तो इसको समझने के लिए वेल हम सबसे पहले क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर है हमारे पास एक हाइपोहैलस एसिड का, जहां पे ये जो X है कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं, वाई, क्योंकि हमें वो हेलोजन चाहिए है जो कि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हेलोजेंस में से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको कौन अपनी तरफ पुल करेगा, वो ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर रहा है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा वो पुलिंग अच्छी किस में होगी, वेल वो पुलिंग सबसे अच्छी होगी आयोडीन के केस में, क्योंकि आयोडीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, राइट। So the electronegativity, this decreases from chlorine to iodine. So the shared pair of electrons of oxygen halogen bond, this is going to move closer to oxygen from chlorine to iodine. राइट तो अगर ये एटम क्लोरीन है तो मान लेते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया, अगर ये ब्रोमीन हो जाएगा तो और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, अगर आयोडीन है तो और भी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो एटम है ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब क्लोरीन ने ऑक्सीजन को बहुत कम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाने दिया, ठीक है, थोड़ा सा ही लेके जा पाया, मगर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर उसे यहाँ पे क्लोरीन से नहीं मिल रहे हैं तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन है जहां से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके,
बिल्कुल है। वो क्या है? वो है हाइड्रोजन का एटम। तो ऑक्सीजन को क्लोरीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिला खींचने को, तो वो ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन की तरफ से बहुत ज्यादा खींचना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और होगा क्या? ये जो हाइड्रोजन है दिस विल गो आउट एज H पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर यही केस हम आयोडीन का ले लें, अगर यही हम केस आयोडीन का लेंगे, तो आयोडीन के केस में जो शेयर्ड पेयर है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गया, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो शांत हो गई, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसी बॉन्ड में से मिल रहे हैं। इसलिए अब उसका मन नहीं करेगा कि वो हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचे। ठीक है, उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के, इसलिए इस H पॉजिटिव को यहां से निकलना रिलेटिवली मुश्किल होगा। ठीक है, और अगर H पॉजिटिव को निकलना मुश्किल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? दिस विल बी अ वीकर एसिड। तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा बनेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा HOCl विल बी ग्रेटर देन HOBr विल बी ग्रेटर देन HOI। तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सिमिलरली अगर आपके पास ये HOCl की जगह पे कंपैरिजन करना हो HClO4, HbRO4, HiO4 पे, तो कंसेप्ट सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? वेल, थर्मल रेफर करता है हीट। अगर कोई सब्सटेंस है जो कि हीट को स्टेबल है, हम उसको हीट करते हैं और वो डिकम्पोज नहीं करता आसानी से, तो ऑब्वियसली वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, तो अगेन हमें यहाँ पे जो कंपैरिजन करने हैं वो बिल्कुल वैसे ही करने हैं। पहले हम कंपैरिजन करेंगे जहाँ पे हमारे पास ऑक्सो एसिड्स होंगे सेम हैलोजन का, मगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। तो हमारे पास इसके लिए जो ऑर्डर है वो आपको पहले ही बता रही हूँ, दैट इज HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HClO। सो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है? HClO4। अब ऐसा क्यों है? वेल, अगेन यहाँ पे देखो कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। क्लोरीन HClO4 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, फिर उसके बाद +5, +3, +1। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या रिलेशन है? वेल, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा में होगा, इसका मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। पॉजिटिव ज्यादा चार्ज का मतलब क्या होगा? कि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब जब इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और इसे हम प्रूव करते हैं किसके साथ? बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज के साथ और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज के साथ। हम देखते हैं कि जो ClO बॉन्ड है वो सबसे छोटा बॉन्ड है ClO4 नेगेटिव में, और छोटा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगती है, इसलिए हम ये भी देखते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी कहाँ पे प्रेजेंट है? ClO बॉन्ड में, अगेन इन ClO4 नेगेटिव। राइट, ऑलराइट, तो आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हो। ClO नेगेटिव में जो ClO बॉन्ड है लेंथ दैट इज 170 पिकोमीटर, और जैसे जैसे ClO2 नेगेटिव, O3 नेगेटिव, O4 नेगेटिव जा रहे हैं ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे है। एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज आप इनमें देख सकते हो कि नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स कितने हैं। राइट, अगर हम ClO नेगेटिव लेंगे तो उसके अंदर जो Cl और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो है 1, ClO2 के अंदर 2, ClO3 के अंदर 3 और ClO4 नेगेटिव के अंदर 4। तो जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना उनको तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर इज गोइंग टू बी द एनर्जी रिक्वायर्ड to break those bonds. इसलिए HClO4 is going to be more stable. नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑक्सो एसिड जहाँ पे हेलोजन का एटम डिफरेंट होगा।
राइट। तो हमारे पास कंपैरिजन है HClO, HBRO, HIO का। अगेन यहाँ पे आप क्या देखते हो कि HClO दिस इज थर्मली मोर स्टेबल देन HBRO, मोर स्टेबल देन HI। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? वेल यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से आयोडीन पे जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, इसलिए वो सब्सटेंस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है। सो बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वैसे आप यहाँ पे एक और चीज भी याद रख सकते हो कि इन लोगों के हमने जो स्ट्रेंथ्स को कंपेयर किया है, एसिडिक स्ट्रेंथ और जो थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स आए हैं वो एग्जैक्टली सेम है। ये भी आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस निकलती है वो क्या है कि मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी, एंड शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। ये आप कंसेप्ट किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग पार। अब ऑक्सीडाइजिंग पार क्या होगा? किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कितनी है, पावर कितनी है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग पार किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद का क्या करना होगा? खुद का रिडक्शन करना होगा। और रिडक्शन क्या होता है? आई होप आप लोगों को सब डेफिनेशंस मालूम है रिडक्शन की, कि रिडक्शन का मीनिंग होगा या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, या होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। ऑलराइट, अब इन कंसेप्ट्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगेन हम स्टडी करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम हैलोजेंस। ठीक है, तो सेम हैलोजेंस का मतलब HClO4, HClO3, HCO2, HClO, इन सब का कंपैरिजन हमें करना है। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने अभी स्टडी किया था दो प्रॉपर्टीज को, एसिडिक स्ट्रेंथ को और थर्मल स्टेबिलिटी को। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने स्टडी किया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? कौन सा है? HClO4। अब HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसका मतलब है कि उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी किस चीज की है? H पॉजिटिव को लूज करने की। और जो सब्सटेंस की टेंडेंसी H पॉजिटिव को देने की है वो ऑब्वियसली गेन क्यों करना चाहेगा उसको? अगर वो गेन नहीं करना चाहेगा इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहेगा, तो उसकी जो पावर है ऑक्सीडाइजिंग वो सबसे कम होगी। राइट, तो अगर इसमें आपको ट्रेंड बताना हो तो HClO4 वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑपोजिट साइड पे जाओगे तो HClO स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, हमने अभी स्टडी किया थर्मल स्टेबिलिटी को। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं और अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, अगर वो टूटेगा नहीं तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। राइट, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केमिकल रिएक्टिविटी। अब जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है या हम कहें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो ये सब क्या है? ये एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है। राइट, अगर एक सब्सटेंस थर्मली ज्यादा स्टेबल है और वो केमिकली रिएक्ट करना नहीं चाह रहा तो वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो वो कुछ भी करना नहीं चाह रहा। राइट, तो अगेन हमारे पास क्या आएगा? जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है उसकी कम टेंडेंसी होगी टू रिएक्ट, चाहे वो ऑक्सीडेशन है चाहे वो रिडक्शन है। इसलिए अगेन हमारे पास ऑर्डर क्या था थर्मल स्टेबिलिटी का कि HClO4 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है। इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी। तो जो हमारे पास ऑर्डर आया थर्मल स्टेबिलिटी का और एसिडिक स्ट्रेंथ का वो सेम है। HClO4 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर HClO3, HClO2 और HClO, और रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर बतानी है।
ठीक है, तो ये आ गया HClO4 लेस देन HClO3 लेस देन HClO2 और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी HClO की। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। गुड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ डिफरेंट हेलोजेंस, और इसको प्लीज ध्यान से सुनना और कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो हाइपोहेलस एसिड्स हैं उसमें और जो पर हैलिक एसिड्स हैं उसके ट्रेंड्स में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा ऑब्वियसली वो भी आपको समझाऊंगी, मगर हाइपोहेलस एसिड के केसेस में हम देखते हैं कि HClO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेल वो हम वैल्यूज को चेक करते हैं बाय देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आएगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि जो E0 की वैल्यूज आएंगी जितनी वो पॉजिटिव ज्यादा उतना वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। ओके, अब हमारे पास HClO के केस में जो E0 वैल्यू आती है और HBRO के केस में जो E0 वैल्यू आती है, वेल वो जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये ज्यादा है HIO से। अब हम इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, आयोडीन से। अब इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का ज्यादा का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करता है, राइट। तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है विद अ ग्रेटर टेंडेंसी देन ब्रोमीन देन आयोडीन। इसका मतलब है क्या है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की ज्यादा टेंडेंसी की वजह से इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट बाकी एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और वी फाइंड कि HClO की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो HBRO के ऑलमोस्ट सिमिलर है, जरा सी ज्यादा है, राइट, और HIO की सबसे कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है परहैलिक एसिड। अब परहैलिक एसिड के केसेस में वेल जो हम ट्रेंड देखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ओके, हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले मैं बताती हूँ कि वो क्यों डिफरेंट है। ऑलराइट, तो हमारे पास HClO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की क्या है, +7। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमीन की और आयोडीन की भी +7 है। अब अगर आप लोगों को अपना पुराने कंसेप्ट्स याद हो तो आपने एक इनर्ट पेयर इफेक्ट को स्टडी किया हुआ है, राइट। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती जाती है, क्योंकि जो सब्सटेंस है उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट रोल प्ले करता है, तो वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेल हमें यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर करना क्या है, प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए। रिडक्शन होनी चाहिए मतलब कि इसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से क्लोरीन की जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरीन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 एंड दिस टेंडेंसी इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब है कि HiO4 को अगर मौका मिले तो वो +7 ऑक्सीडेशन से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, मगर क्लोरीन जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको तो है कि मेरी ये वाली स्टेट ज्यादा अच्छी है, मुझे ये स्टेट ज्यादा पसंद है, मैं क्यों नीचे की स्टेट पे जाऊं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ट्रेंड आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का वो आता है, आना चाहिए, अभी भी आना चाहिए है, प्लीज डोंट रिमेम्बर कि HiO4 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये +7 से +5 सबसे आसानी से जाना चाहेगा, फिर HBRO और फिर HClO4। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन पे जाए तो हमारा पास ऐसा ही होगा, मगर एक्चुअली में हम क्या देखते हैं जो E0 वैल्यू से कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो है HBRO ग्रेटर देन HiO ग्रेटर देन HClO4।
इसका मीनिंग ये है कि ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही पॉइंट रोल प्ले कर रहा है। इसको इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्रोमीन और आयोडीन के केस में ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। मगर जहां पे हम HClO4 में आते हैं वो आगे इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। आई होप आप लोग याद रखेंगे कि आपके पास इन जनरल जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज पे जाएं, HClO, HbRO, HIO, HClO4, HbRO4, HIO4, मगर यहाँ पे ये CHClO4 सबसे पीछे इसलिए चला गया क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया और आप इस ट्रेंड को याद रखेंगे, राइट। तो अगर आपको सिमिलरली इसी तरह एनाइंस में ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताना हो तो सेम ऑर्डर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इससे यहाँ पे कंक्लूड क्या करते हैं, जल्दी से सारी प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी उसको इकट्ठा लिख देते हैं सो दैट कि आपको ये याद रहे। तो HClO से HClO4 पे जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। और यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर भी HClO से HClO4 जाते हुए इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? वेल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। जहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाली बढ़ती है वहां पे केटायन का साइज छोटा होता जाता है। केटायन का साइज छोटा होता जाता है तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर है, ये हमने फजान्स रूल में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स पे फजान्स रूल वाला लेक्चर देख सकते हैं और वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास केटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज स्मॉल होता है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम सेम है तो सेम रहेगा। एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, गुड। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जहां पे हैलोजेंस डिफरेंट होगा तो उसको भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। HClO, HbRO, HIO, ये ऐसे भी हो सकता है HClO4, HbRO4, HIO4, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। HClO3, HbRO3, HIO3 भी हो सकता है, वो कहीं पे भी एग्जाम्पल में नहीं आया बट वो हर जगह सिमिलर ही चीज वैलिड रहेगी, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या हो रहा है, HClO से HbRO से HIO जाते हुए डिक्रीज कर रहा है। बट प्लीज रिमेंबर जहां पे भी HClO4 वाले पर हैलिक एसिड्स आ जाएंगे वहां पे HbRO4, HIO4 और सबसे कम HClO4, ठीक है। आई होप ये अब आपको याद रहेगा, गुड। सो अब हमने सीखी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ट्रेंड्स, ठीक है। अब ये जो कोर्स है इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड इजी। तो इसका मतलब है कि कुछ और करना चाहिए जो कि आपको थोड़ा और हेल्प कर सके। और वो क्या करने वाली हूं मैं, मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ जिससे जहां पे हेलोजन का एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, मतलब कि HClO4, 3, 2, 1, इन सारों के जो हमने ऑर्डर्स को समझा उनको याद करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। ट्रिक क्या है कि हम ढूंढने वाले हैं इन ऑक्सो एसिड्स के बॉन्ड ऑर्डर हम ढूंढेंगे किसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में ढूंढेंगे। मतलब ClO4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ लें तो हम इन सारे ऑर्डर्स को बहुत आसानी से उससे बता देंगे,
कैसे बता देंगे? पहले यही समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर से फायदा क्या होगा। वेल, आप सब जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो क्या कम होगा? वेल, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहेगी, राइट? और अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और अगर थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो केमिकल रिएक्टिविटी कम है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है। और वेल, आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं तो वो सिमिलर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केमिकल रिएक्टिविटी। तो इस तरीके से आप सारे ऑक्सो एसिड्स के सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करके ट्रेंड्स को बता सकते हो। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है? हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, राइट? अब अगर आप इनको देखो तो इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज ग्रेटर देन 20। आप लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया था दैट वाज ऑलवेज फॉर स्पीशीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 से कम रहता है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत ही सिंपल वे से कैसे हम इन आयंस का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट लेक्चर भी पुट करने वाली हूँ जहाँ पे मैं ये 3-4 ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? मगर यहाँ पे मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक बता रही हूँ, एक ऐसी ट्रिक जहां पे आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि जनरली जितने भी आपने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के आप कोई किसी से भी सीखोगे तो वो आपको जो ट्रिक्स बताएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं जो एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि आपके पास ClO3 नेगेटिव है, आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, वो हमने इस लेक्चर में सीखा ही है कि हम जल्दी से कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आया, सॉरी, ClO4 नेगेटिव का। ठीक है, तो ClO4 हमारे पास नेगेटिव है, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब इसका अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है तो आप क्या करोगे? इसके अंदर जितने भी पाई बॉन्ड्स है उसको सम कर लो, तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स है, और जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है उसको डिवाइड कर दो और उसको ऐड कर दो 1 में। सो दिस इज 1 प्लस पाई बॉन्ड ओवर सिग्मा बॉन्ड्स। ये एक बहुत आसान वे है जिससे आप अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, और डिफरेंट भी तरीके हैं, मैं आपको वो एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करके सब समझा दूंगी। ओके, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1.75। मगर अगर मैं आपको ये कहूं कि हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं करें और जल्दी से हम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ सकें इन एसिड रेडिकल्स का, तो मजा ही आ जाएगा, राइट? और ये जो ट्रिक है वो आपने कभी भी कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। मैं सबसे पहले आपको ये ट्रिक दिखा रही हूँ, ठीक है, समझा रही हूँ, जस्ट रिमेम्बर दैट। ऑलराइट, तो हमने जो ट्रिक यूज किया है वो ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए ऑक्साइड बेस्ड एसिड रेडिकल्स के लिए। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन बेस्ड एसिड रेडिकल्स के लिए हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक में एक फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास जो वैलेंसी है पेरिफेरल एटम की, हम वो लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे एसिड रेडिकल पे जो चार्ज है और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम से। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ClO4 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है तो बॉन्ड पेरिफेरल एटम क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दैट इज 2, एसिड रेडिकल पे जो चार्ज है दैट इज -1, टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर है 4।
ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे तो 2 प्लस माइनस 1/4, अगेन वैल्यू क्या आएगी 1.75, जो कि हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी कैलकुलेट की थी, राइट। तो हमने स्ट्रक्चर से कैलकुलेट किया था 1 प्लस पाई बॉन्ड ओवर सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड्स का नंबर था 3, सिग्मा बॉन्ड का नंबर 4, 1.75। तो इस तरीके से भी आपको बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए अगर आपके पास एसिड रेडिकल्स हैं, ये उसी के लिए वैलिड हो पाएगा और किसी के लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एसिड रेडिकल्स हैं जहां पे ऑक्सीजन है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। आपके पास कार्बोनेट आयन है, आपके पास नाइट्रेट आयन है, नाइट्राइट आयन है, इस तरीके से फॉस्फेट है, फॉस्फाइट है, तो उन सब के लिए आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ClO3 नेगेटिव, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 2 प्लस माइनस 1/3, तो दैट विल कम अप एज 1.66। उसके बाद ClO2 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पेरिफेरल एटम्स है उसका नंबर कम हो जाएगा, -1/2, 1.50 आ जाएगा, और ClO नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर आया 1, राइट। तो ClO4 नेगेटिव से ClO नेगेटिव जाते हुए क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड के ऑर्डर को अरेंज कर देंगे एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो ClO4 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, कम होते हुए ClO नेगेटिव का सबसे कम, राइट। और अगेन अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको ClO बॉन्ड का ऑर्डर बताना हो कि किस में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, तो वेल किस में होने वाली है, ClO नेगेटिव में। हमने उसको एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ भी देखा हुआ है, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ ClO नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, ClO4 नेगेटिव में सबसे कम है। अगर बॉन्ड लेंथ ClO4 नेगेटिव में सबसे कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, ClO4 नेगेटिव के ClO बॉन्ड की, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी ClO4 नेगेटिव के बॉन्ड की हुई होगी, राइट। और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा। यही हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर सीखा था कि HClO4 दिस इज मोस्ट स्टेबल, देन HClO3, देन HClO2 एंड देन HClO, राइट। तो हमारे पास वही ऑर्डर आ रहे हैं जो कि हमने कंसेप्ट्स के साथ समझे थे कि हमें उनको कैसे याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट, और हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है केमिकल रिएक्टिविटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो उसका ट्रेंड ऑपोजिट हो जाएगा, और वो आप बॉन्ड ऑर्डर से भी एक्सप्लेन अप कर सकते हो। और एक चीज जो रह गई है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम है। तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेना अगर आपका बॉन्ड, ये वाले ट्रेंड्स आप भूल जाओ कि क्या थे, राइट। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इन ट्रिक्स को एंजॉय किया, आपको कंसेप्ट्स अच्छे से सब समझ में आ गए। आपके इस लेक्चर के बेस्ड पे जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर दिखाऊंगी, हम उनको भी जरूर डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आप अपने इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट मिस सब्सक्राइबिंग द चैनल। सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, हम जब भी आपके लिए नया लेक्चर पोस्ट करेंगे। बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं इस कोर्स में। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।